नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट व सीटेट के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिना किसी देरी के चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्रों के अंतर्गत चयन प्रकार में सभी प्रश्न रिक्त स्थान प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। कहने का तात्पर्य है जो हिंदी भाषा का जो प्रश्न पत्र तैयार होता है उसमें जो चयन प्रकार के प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं, जैसे कि चयन करने के लिए किसी का चयन करने के लिए जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है ना, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी, अति लघुत्तरी या निबंधात्मक। तो देखिए जो चयन प्रकार के लिए प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है ना, उसमें सारे प्रश्न आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न जो ऑप्शनल होता है ना, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन है कमजोरियों का पता लगाना, कमजोरियों को दूर करना, उपचारात्मक सुझाव देना या ये सभी। तो देखिए जो हिंदी भाषा शिक्षण में होता है ना, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कमजोरियों का पता लगाना भी होता है, कमजोरियों को दूर करना भी होता है और उपचारात्मक सुझाव देना भी होता है। इसलिए ऑप्शन डी वाला ये सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है ईश्वर को ईश्वर कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है। ऑप्शन है स्वरागम, स्वर भक्ति, स्वर लोप या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ईश्वर को ईश्वर कहना ना, ये स्वर लोप उच्चारण दोष का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। ऑप्शन है अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम, गोष्ठियां या विशिष्ट अभ्यास। तो देखिए जो हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि होती है ना, वो आपकी व्यायाम नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और बाकी तीनों अतिरिक्त कक्षाएं, गोष्ठियां और विशिष्ट अभ्यास ये सारे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, भाषा के कौशलों में से केवल पढ़ना लिखना ही महत्वपूर्ण है, भाषा के मूल रूप से कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो भाषा कौशलों के बारे में जो कथन सही है ना, वो है ऑप्शन बी वाला, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है भाषा, कहने का तात्पर्य है कि भाषा के संबंध में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, व्याकरण पर आधारित होती है, जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना। भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना होता है। क्या होता है? तो देखिए भाषा जो है वो जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। जो भाषा रहती है ना, भाषा से ही हम अपने जीवन में कोई भी स्थिति परिस्थिति आए उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हिंदी वर्णमाला में उसमें व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन है स स स ह, त थ द ध, ट ठ ड ढ़, च छ ज झ। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो उसमें व्यंजन होते हैं ना, वो होते हैं आपके स स स ह, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देखिए यदि आपको उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, मतलब वर्णमाला से यदि आपको कोई भी परेशानी है ना, तो आप हमारा वर्णमाला वाला वीडियो देख लीजिए। हमने उसमें डिटेल में सारे व्यंजनों को अलग अलग करके बताया हुआ है कि कितने उसमें व्यंजन होते हैं, कितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन से कंठ होते हैं, कौन से तालव्य होते हैं, सारे कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना, उसको जाके देख लीजिए, आपका वर्णमाला से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है आना है तो जल्दी आओ वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य है कि जो यह वाक्य दिया है कि आना है तो जल्दी आओ, इसमें किसी विराम चिन्ह का त्रुटि है, मतलब किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको इसका
सही ऑप्शन चुनना है कि इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव चिन्ह या विवरण चिन्ह। तो देखिए जो यह वाक्य दिया है ना, आना है तो जल्दी आओ, इसमें अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अल्प विराम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा परा उपसर्ग का अर्थ है। ऑप्शन है भीतर, उल्टा, बाहर या आसपास। तो देखिए जो परा उपसर्ग होता है ना, इसका अर्थ होता है उल्टा, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहना है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। जो मुझे शब्द दिया है यह किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो मुझे दिया है ना शब्द, ये तो सर्वनाम है, ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता होगा, लेकिन कौन सा सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है, तो यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये भी पता चल गया। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो देखिए हमने जब अपना सर्वनाम वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो देखिए जो किसी भी बात को कहता है, जो किसी भी बात को कहता है वो उत्तम पुरुष, और जो किसी से बात कहता है, जैसे एक बात कहने वाला जो बात कहेगा वो उत्तम पुरुष, जिससे कहेगा वो मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहेगा वो हो जाएगा अन्य पुरुष। तो देखिए अब यहाँ पे जो मुझे शब्द दिया है ना, ये किस कैटेगरी में आएगा। जैसे कोई बात कहता है तभी ना अपने आप को कहता है कि मुझे यह चीज़ चाहिए या मुझे वह पसंद है, मुझे यहाँ जाना है, ठीक है। तो बात कहने वाला ही ना मुझे का प्रयोग करता है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा शब्द हो जाएगा, ये जो मुझे शब्द दिया है ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा नायक शब्द का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है नायिका, नायकी, नायिकाएं, नायकी। देखिए नायक शब्द जो है ना उसका स्त्रीलिंग होता है नायिका, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा यदि अयस का अर्थ है लोहा तो आयसु का अर्थ होगा। ऑप्शन है चांदी, तांबा, आज्ञा या प्रार्थना। तो देखिए जो अयस का अर्थ होता है लोहा, लेकिन जो आयस दिया है ना, आयस का अर्थ होता है आज्ञा, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है फेंक कर वार किया जाने वाला हथियार कहलाता है। ऑप्शन है अस्त्र, शस्त्र, आयुध या इनमें से कोई। तो देखिए जो हथियार फेंक कर वार किया जाता है ना उसको अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर वार किया जाता है, हाथ में लेकर युद्ध किया जाता है जिस हथियार से, उसे शस्त्र कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। फेंक कर वार किया जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा निम्न में तुकांत शब्द युग्म है। ऑप्शन है राधा कृष्ण, सेना सैनिक, काया माया या रामकृष्ण। तो देखिए हम अपने हर वीडियो में बताते हैं ना कि तुकांत शब्द किसे कहते हैं, वह शब्द जिसके अंत में तुक बैठे, जिसके अंत में जो स्वर निकले ना, शब्दों के अंत में जो स्वर निकलना है वो मिलते जुलते स्वर निकले। तो इसमें क्या से हो जाएगा, ऑप्शन सी काया माया, काया माया मिलते जुलते स्वर निकले नहीं निकले, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शनों में ऐसा कुछ नहीं, राधा कृष्ण स्वर नहीं निकल रहा है, सेना सैनिक, रामकृष्ण, ये सारे शब्द तुकांत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। ऑप्शन नील गगन, त्रिपलहा, पतझड़ या गांव शहर। तो देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद होता है उपमा, दूसरा पद होता है उपमेय, या एक पद होता है विशेषण, दूसरा पद होता है विशेष। तो यहाँ पे जो देखिए ऑप्शन ए में है ना नील गगन, ये आपका कर्मधारय समास है, और बाकी तीनों नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। नील गगन आपका कर्मधारय समास है, और इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला है जो गगन। अब देखिए गगन की विशेषता पता नहीं बता रहा है, गगन मतलब होता है आकाश, और आकाश की विशेषता बता रहा है कि वह गगन कैसा है, नीला है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। कहने का तात्पर्य है कि यह वाक्य दिया गया है ना कि वह पहुंचा ही होगा, इसमें कौन सा काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। इसमें तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि ये भैया वो पहुंचा ही होगा मतलब पहुंच गया, ये भूतकाल है। लेकिन प्रश्न आप घुमा घुमा पूछ रहा है, अब भूतकाल है तो ऐसे नहीं पूछेगा, भूतकाल के जो भेद होते हैं 6 उसमें से प्रश्न दे देगा, अब उसमें से बताना पड़ेगा। वर्तमान काल के जो 6 भेद होते हैं उसमें से बताना पड़ेगा, भविष्य काल के जो 3 भेद होते हैं उसमें से बताना पड़ेगा। इसीलिए हमने काल से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें काल के सभी भेदों को, जैसे काल के 3 भेद होते हैं
उसके भेद के उपभेद सभी को हमने कवर किया है और सबको एकदम एक्सप्लेन किया है कि कौन से वाक्य में कौन सा काल होता है। यदि आपको ये सब समस्या होती है ना कि पहचानने में कि इसमें क्रिया का कौन सा काल, जैसे हम पहचान लिए कि इसमें भूतकाल है, लेकिन भूतकाल में कौन सा भूतकाल है यह पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जाके हमारा वो वाला वीडियो देख लीजिए, काल के भेद वाला, जिसमें आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। जो आपको कहाँ मिलेगा, आप हमारे हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर उसको पा सकते हैं। देखिए, वह पहुँचा ही होगा। अब ये क्रिया का कौन सा काल है? ऑप्शन है भविष्य है, भविष्य काल है, या हेतु हेतुमत भूत है, वर्तमान काल है, या आसन्न भूत है। जो देखिए वह पहुँचा ही होगा। अब देखिए गा गी देख के लोग कर देंगे कि भविष्य काल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पहुँचा ही होगा, पहुँच गया है, मतलब कि ये भूत में आएगा, भविष्य होगा नहीं। अब देखिए भूत में भी दो भूत दिया है, एक हेतु हेतुमत भूत दिया है, एक आसन्न भूत दिया है। वो वर्तमान तो होगा नहीं, वर्तमान भी कट गया। अब देखिए वह क्रिया जो तुरंत अभी भी, देखिए जस्ट कुछ ही क्षण पहले समाप्त हुई हो ना, उसे कहते हैं आसन्न भूत। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है दौड़ना, रूठना, मुस्कुराना या पीना। देखिए सकर्मक क्रिया, आपको इसमें से वह क्रिया पहचानना है ना जो बिना कर्म के नहीं हो सकती। अब देखिए हर दौड़ना, अब बिना कर्म के भी आप दौड़ सकते हैं। दौड़ने के लिए कुछ आपको कर्म नहीं चाहिए कि भैया यह रहेगा तभी दौड़ेंगे, नहीं। दौड़ना तो आपका कर्मक क्रिया हो सकती है। रूठना, अब रूठने के लिए कौन सा कर्म चाहिए? आप किसी से नाराज हुए जाके रूठ जाइए भाई, रूठने के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए। मुस्कुराना, अब मुस्कुराने के लिए भी कोई कर्म नहीं चाहिए। आप कोई चीज़ देखें आसानी से मुस्कुरा लिए। लेकिन पीना, अब पीने के लिए आपको कर्म चाहिए ही क्या चाहिए, कुछ भी पीना रहे। यदि आपको पीना है, पानी पीना है तो पानी चाहिए तभी पी पाएंगे। कोल्ड ड्रिंक पीना है तो कोल्ड ड्रिंक चाहिए तभी पी पाएंगे। जूस पीना है तो जूस चाहिए तभी पी पाएंगे। पीना ऐसी क्रिया है ना जो सकर्मक क्रिया, बिना कर्म के आप उसको कर नहीं सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीनों दी गए हैं ये अकर्मक क्रियाएं आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निषिद्ध शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंधित। देखिए जो निषिद्ध शब्द दिया है इसका विलोम होता है विहित। ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हम अपने वीडियो में बार बार कहते हैं जब नहीं वाला प्रश्न है ना, आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। ऑप्शन है वितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित। तो देखिए जो बिजली शब्द का पर्यायवाची है ना वो तड़ित भी होता है, चंचला भी होता है और दामिनी भी होता है। ये जो वितुंडा शब्द दिया है ना ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए जो भाषा है ना वह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या व्यवस्था है और नियम से ही चलती है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, जो नियम बनाया गया उसी से प्रयोग करेंगे ना तभी एक शुद्ध भाषा का प्रयोग होगा और अब सामने वाले को समझ में आएगा। जो नियम बनाया गया, जो व्याकरण है, व्याकरण के अनुसार ही यदि आप जैसे हिंदी भाषा इसे ले लीजिए, हिंदी भाषा में जो व्याकरण जो नियम है उससे अनुसार यदि आप बात करेंगे किसी को तभी ना वो आपकी बात को समझेगा, या जो भी मन में आएगा वो बकते जाएंगे तो कोई समझ पाएगा। तो ये भाषा क्या है? स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? मतलब कि एक शब्द तद्भव नहीं है, बाकी तीनों तद्भव होंगे। ऑप्शन है तस्कर, पत्ता, हाथ या अंग्रेज। तो देखिए जो अंग्रेज है ये भी तद्भव है, नहीं होगा। हाथ ये भी तद्भव है, ये भी नहीं होगा। पत्ता ये भी तद्भव है, ये भी नहीं होगा। जो देखिए जो तस्कर शब्द है ना ये आपका तद्भव नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? ऑप्शन है पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद। तो देखिए जो पैगंबर शब्द है ना ये आपका तुर्की भाषा का नहीं है, बाकी तीनों बेगम, चेचक और बारूद ये तीनों आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला या पंत। तो देखिए जो हिंदी प्रदीप पत्रिका थी ना उसके जो संपादक थे वो थे आपके बालकृष्ण भट्ट।
इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है कौन, जो, कोई या वह। तो देखिए जो ऑप्शन सी में है ना कोई, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जिसमें आपको किसी भी चीज़ का निश्चितता का बोध न हो, मतलब कि आप अनिश्चित रहें। जैसे हम यदि कहें कि कोई आ रहा है, अब जैसे हम कहें कोई आ रहा है तो आपको निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है ना, कोई भी आ सकता है, आप वहाँ पर अनिश्चित हैं कि कोई भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कोई शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है निम्न में कार प्रत्यय से बना शब्द है। कहने का तात्पर्य है कि आपको वह शब्द चुनना है जिसमें कार प्रत्यय लगा हो। ऑप्शन है परिहार, विचार, नमस्कार या विहार। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बाकी तीनों में तो नहीं लगा है, ये जो सी वाला है ना नमस्कार, इसमें कार प्रत्यय लगा है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत बार परीक्षा में पूछा है और आगे भी पूछने के चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत तनिक मात्र अंतर होता है, लोग अक्सर गलती कर देते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा ऋषि का स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन है ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि। अब देखिए अब ऐसे पूछने पे से कि ऋषि का स्त्रीलिंग होगा, बहुत से लोग ने ऋषिणी करके आ जाएंगे। ऑप्शन ए में जो दिया ऋषिणी, लेकिन ये नहीं है। बहुत से लोग दिमागदार होंगे तो ऋषि पत्नी करके आ जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं होगा। सही ऑप्शन जो होगा ना वो होता है ऑप्शन डी, जो ऋषि स्त्रीलिंग होगा ऋषि का वो होगा ऋषि। बस छोटी मात्रा का बड़ी मात्रा हो जाती है, छोटी का बड़ी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है सुंदरता में संज्ञा है, मतलब सुंदरता में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। देखिए जो सुंदरता शब्द दिया है ना ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्तृवाची में बदला गया है। ऑप्शन है आज बाजार चला जाए, कल देर तक खेलें, बालकों द्वारा पढ़ा जाएगा, लड़कों के द्वारा खूब हंसा गया। देखिए जो ये ऑप्शन दिया है चारों ने, इसमें से जो कर्तृवाची में बदला गया वाक्य है वो है ऑप्शन बी वाला, कल देर तक खेलें। अब देखिए बहुत से लोग होंगे ना कहेंगे सर इसमें तो कर्ता है ही नहीं, तो कर्तृवाची कैसे हो गया। आप कहते हैं कि कर्ता प्रधानता रहने पर कर्तृवाची होता है। देखिए बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं ना जिसमें कर्ता छिपा होता है। अब वही एग्जामिनर देता है कि आप लोग गलती करें, एग्जामिनर चाहता है कि आप गलती करें, लेकिन आप जब अच्छे से पढ़े रहेंगे ना तो आप गलती नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कर्ता यहाँ पे छिपा हुआ है। अब कल देर तक खेलें, जब खेलने की क्रिया हो रही है तो बिना कर्ता के तो कोई खेलेगा नहीं, बिना कर्ता के खेल होगा नहीं ना होगा। जब कोई कर्ता रहेगा तभी ना खेलेगा। यहाँ पे कर्ता को छिपा दिया गया है, इसलिए यहाँ पे कर्तृवाची है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है। ऑप्शन है भुजदंड, माखन चोर, भला चोर या चतुर्भुज। अब देखिए द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाची समास होता है ना, वह समास जिसमें आपको संख्या का बोध हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। अब जो चार ऑप्शन पढ़े हैं आपने उसमें से किसमें आपको संख्या का बोध हो रहा है? भुजदंड में नहीं, माखन चोर में नहीं, भला चोर में नहीं, लेकिन चतुर्भुज में संख्या का बोध हो रहा है ना, चार भुजाओं का समूह। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या रहा है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है ना वो वाक्य के अंत में किया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है तब हम वहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ ही होता है कि पूर्णतः विराम, उसके बाद नया वाक्य शुरू होगा, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, वाक्य के अंत में। चलिए अपना प्रश्न देख लीजिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।